आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसको समझते हैं अच्छे से। कुछ नहीं है, सिंपल पोस्टुलेट्स हैं, उनको समझो। कोई जो हमने पढ़ा है ना वही आएंगे सारे स्टैटिकल्स में। जो भी कोई गैस होती है कंसीडर टू बी मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल विच आर इन कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन। मतलब क्या है, हाँ कोई भी गैस है, गैस के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आपस में क्या होते हैं, मोशन में होते हैं और अपनी क्या कर रहे थे, एनर्जी वगैरह ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं, इलास्टिक स्फीयर एक्सटर्नली स्मॉल साइज़। मतलब ये एक इलास्टिसिटी की तरह काम करते हैं। मान लो जैसे ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में टकराए तो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा टकराएंगे, वापस आ जाएंगे, इलास्टिकली स्फीयर की तरह काम करते रहते हैं। इन फेस फेस सेल आर और सेल ऑफ सेम साइज़। मैंने बात करी थी जब गैस के मॉलिक्यूल्स लिए थे, मैंने इनके अंदर क्या थे, कंपार्टमेंट का साइज़ अनइक्वल हो सकता था, लेकिन हमने सेल कैसे डिवाइड करते थे, इक्वल साइज़ के। हम ठीक है, इन्हें माइक्रोस्टेट ऑल असेसिबल, जो भी असेसिबल माइक्रोस्टेट थी वो क्या होती थी, इक्वली प्रोबेबल होती है। असेसिबल का मतलब कोई भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं लगा हुआ, आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दिस इज कॉल्ड द अकरेंस पोस्टुलेट ऑफ इक्वली प्रायर प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या होता है, ये किसके क्रॉसपॉन्डेंस होता है, प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी मतलब विच एग्जिस्ट इन आवर माइंड, हमें पता है कि ये इक्वली प्रोबेबल होंगी, आइडिया हो जाता है ना। फ्रॉम दिस पोस्टुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन, आज आपको पता है प्रोबेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई थी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। विच प्रोसेसेस एनर्जी, के जो क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है एनर्जी, ठीक है। ये आप कर के आ चुके हो पहले ही। तो प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल थी, प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगी तो CWE हो जाएगा। यहाँ पर E एनर्जी की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल थे, हम एनर्जी की फॉर्म में लेके चल रहे हैं। जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है गैस की, आपको बताया था ना, इक्विलिब्रियम स्टेट वाला एक टॉपिक था, एक सेकंड निकालती हूँ। ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ डायनामिक्स सिस्टम किसकी होती थी, जिसकी क्या बात थी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती थी, जिसका मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती थी, यही था ना, उसकी क्या होती थी, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या था, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट या फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का होना। द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन कितने, माइक्रोस्टेट को कैसे निकालते हैं हम, सॉरी टोटल माइक्रोस्टेट का निकालने का फॉर्मूला 2n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके लिए वो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जितने मॉलिक्यूल्स है उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं आ सकते। इफ़ देयर एन मॉलिक्यूल्स एंड N1 मॉलिक्यूल इन फर्स्ट सेल N2, उतने ही रहते, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। N1 बोला तो हमने N1 ही रहेंगे फर्स्ट कंपार्टमेंट में, N2 हमने ये तो नहीं कहा था कि सेकेंड में N1 भी आ सकते हैं। जितने हमने बोला उतने ही आएंगे, उनकी एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। E1 मान लो एनर्जी पहले पार्टिकल की है, E2 की क्या फर्स्ट सेल में, तो E2 इन द सेकेंड सेल एंड सो ऑन, तो वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो अब हमारा टॉपिक है द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम इन ए थर्मल कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है, टू सिस्टम होते थर्मल कॉन्टैक्ट। मैंने कैसे लिया है, मैंने दो सिस्टम लिए, दैट इज़ 1 और 2। ये एनर्जी है फर्स्ट पार्टिकल की E1 और सेकेंड पार्टिकल की क्या है, E2। मैंने यही बोला ना, एक एनर्जी होगी और दूसरे की एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हम यही प्रूव करना है, कैसे करेंगे, बीटा पैरामीटर आ गया, मतलब थर्मल कॉन्टैक्ट आ गया। थर्मल कॉन्टैक्ट का मतलब मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल लिया है, दूसरा पार्टिकल लिया, मैं ना इनको दोनों को कनेक्ट कर रखा है। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाया था, ये दोनों थर्मल कॉन्टैक्ट में हैं, तो दे आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज हीट एनर्जी बिटवीन दैम। मतलब ये क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे हम देखते हैं, ठीक है। द टू सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम सेकेंड सिस्टम, इसकी वॉल्यूम होगी V1, इसकी वॉल्यूम होगी V2। E1 और E2 इसकी क्या होगी, एनर्जीज होंगी। E इज़ द टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, दैट इज़ कांस्टेंट, E1 प्लस E2 के इक्वल होगी, ठीक है। E2 की वैल्यू क्या आएगी, E माइनस E1। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द बोथ सिस्टम हैव मैक्सिमम एनर्जी। इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होती है, हमेशा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी होती है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, PE इज इक्वल टू CPV। यहाँ पर हम C ना लेके कांस्टेंट हमने K1 ले लिया E1 स्टेट के लिए, E2 स्टेट के लिए K2 ले लिया। K1 कांस्टेंट है, W E1 क्या है, बताता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को बताता है, आपको पता है N1 फैक्टोरियल, याद है ना, W किसको बताता था, है ना, NCR, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द एनर्जी E1, ठीक है। और हमने क्या किया, इस एनर्जी में ना कुछ डेविएशन भी होगी, इसको हमने डेल्टा E नोट से डिनोट कर दिया। ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी कैन बी इग्नोर्ड। सिमिलरली हम E2 की बात करें, K2 W2 E2, ठीक है। कंपोजिट करें, मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट में के फॉर्म में ले, तो कैसे आएगा, K1 K2 दिस वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी डेविएशन भी है। E1 E2 क्या है, मैक्सिमम फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट, ऑब्वियस है। इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं तो उसकी क्या होती है, उस माइक्रो स्टेट में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अब लॉग लेके चलते हैं दोनों साइड, लॉग ले लिया, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉग K1, यहाँ पर देखो, लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग
W1 log V2 E2, यहाँ भी log P E1 E2 दिस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट किया इसको, यहाँ पर log आएगा, मिसिंग है। अच्छा, ये हमारे पास log, यहाँ पर हम log ले लेते, दोनों साइड हमने log ले लिया, ठीक है, और डिफरेंट log ले लिया। आप इसको क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड से। d/de log P E1 E2 दिस डिफ्रेंशिएट किया, आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू E1 कर रहे हैं तो ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। विद रिस्पेक्ट टू E1 कर रहे हैं तो इसके अंदर E2 की भी टर्म है तो ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये क्या हो गया, 0, ठीक है। इसका क्या होगा, log K1 का 1/K1, K1 क्या है, कांस्टेंट है, इसका क्या हो गया, 0। सिमिलरली log K2 का 1/K2 तो क्या हो गया, 0, ठीक है। अब यह करते हैं log W1 d/de1 log V1, यही होगा ना। देखो विद रिस्पेक्ट टू E1 लिख रहे सिर्फ d/d करली बाय करली E1 log P E1 E2 लिख दिया, इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया। करली बाय करली E1 log W1 E1, करली बाय करली E1 log V2 E2 कर दिया, बस वैल्यू को रखा है और कुछ नहीं। अब इसको एक चीज़ देखो, E2 इजिकल टू E माइनस E1 है, करली E2 बाय करली E1 इजिकल टू एनर्जी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है तो इसकी तो 0 होगी। करली E1 का क्या, E1 के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसकी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है, -1 है। ये पुट कर दें हम वैल्यू, आगे जाके बस पुट ही कर रहे हैं वैल्यू पे। ये देखो करली E2/E1 वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू ले रही थी ये भी वैल्यू किसको अप्रोच करगी, 0। क्यों, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी किसको बता रही है, माइक्रोस्टेट इज रिजेंबल टू द K1 और K2, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वजह से ये टर्म भी किसको अप्रोच कर जाएगी, 0 को अप्रोच कर जाएगी, ठीक है। दैट प्रोबेबिलिटी इज आल्सो अप्रोचेस टू 0। दिस वैल्यू आ गई आपके पास, ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। मतलब क्या बता रहा है, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड कंडीशन, ये कंडीशन बता रहा है इक्विलिब्रियम की, जब दो सिस्टम कैसे कनेक्टेड है, थर्मली कनेक्टेड है तो क्या होगा, जो एनर्जी होगी पहले वाले पार्टिकल की दूसरे वाले पार्टिकल के इक्वल हो जाएगी, और विच इज़ लॉग ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसको हम इसको बीटा की फॉर्म, बीटा के पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बीटा क्यों करा, क्योंकि हम थर्मली कनेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। बीटा E1 दिस डी, ये इसके इक्वल, ये बीटा 1 के इक्वल है, दैट इज़ बीटा 2 के इक्वल है, ठीक है। अब इसको, इसका डेरिवेटिव अभी तक नहीं करा हमने, इसका क्या होगा, 1/W1 और W1 का विद रिस्पेक्ट टू E1, यही होता है ना। d/dx ऑफ log x क्या होगा, 1/x, फिर x का होता है, वही कर रखा है, ठीक है। ये कर लेना। उसके बाद ये दोनों पैरामीटर कब हो गई हैं, इक्वल। B हैज़ अ डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल एनर्जी एंड ये थर्मल इक्विलिब्रियम जैसी की डायमेंशन होगी, और ये टेम्परेचर के अंदर इसका, अब आपने थर्मली कनेक्ट किया तो मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये T1 और T2 क्या होंगे, टेम्परेचर अप्रोच करेंगे, और ये दोनों वैल्यू भी एक दूसरे को क्या करेंगी, अप्रोच करेंगी, ठीक है। तो ये किसी ना किसी टेम्परेचर के इक्वल हो, ये टेम्परेचर दोनों का इक्वल होगा। के क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल होता है एनर्जी का। बी हैज़ अ डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एनर्जी, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ टेकन इन द रेसिप्रोकल फॉर्म, ठीक है। और के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम रहता है, T1 T2 के इक्वल होगा, लेकिन ये रेसिप्रोकल होंगे उसके। ये आप पढ़ के आ चुके हैं, इज़ इक्वल टू 1/β। मुझे बताना किस फॉर्मूले में करा है, कहाँ किया। एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी का क्या रिलेशन है, अब इसको पढ़ते हैं। इन इक्विलिब्रियम बोथ एंट्रोपी पता है ना किसे ऐसे नोट किया जाता है, रैंडमनेस, इट शो द रैंडमनेस। एंट्रोपी मैंने बताया था, बोथ एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी बिकम मैक्सिमम, देन बोल्ट्जमैन कंक्लूडेड एंट्रोपी इन द फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो कह रहा है कि एंट्रोपी का जब हम प्रोबेबिलिटी के साथ हमने क्या किया है, बोथ एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी बिकम मैक्सिमम, तो एंट्रोपी किसके साथ आ गई है, प्रोबेबिलिटी के साथ, मतलब इन दोनों का कोई ना कोई रिलेशन होगा। और प्रोबेबिलिटी किसके साथ होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है। ये मैक्सिमम हो जाते हैं तो दोनों का यह रिलेशन होता है। एंट्रोपी फंक्शन हो गया प्रोबेबिलिटी का, दैट इज डिनोटेड बाय फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी W, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड द नेचर ऑफ फंक्शन लेट अस कंसीडर 2 इंडिपेंडेंट सिस्टम 1 and 2 जिनकी एंट्रोपी क्या है, S1 और S2 है। अब सिमिलरली इसके अंदर भी हमने क्या करना है, दो सिस्टम लेने हैं, S1 और S2, और जैसे एक की प्रोबेबिलिटी क्या है W1, दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या है W2, ठीक है। और दोनों की क्या होगी, प्रोडक्ट करके निकाल देंगे। आपको पता है S इज इक्वल टू FW होगा, W1 भी आ गया, अब इसमें W2 भी आ गया, S1 FW1 S2 FW2 आ गया। अब वैल्यू को पुटअप करो तो क्या होगा, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, S की वैल्यू किसके इक्वल है, FW1 प्लस FW2, S की जगह क्या आ गया, FW1
W2। क्यों हमने एस को किसके प्रोपोर्शनल दिखाया, FW के। दैट्स वाई हम दो सिस्टम लेके चल रहे हैं, W1 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, W2 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड। वैल्यू को आप शो कर देना, ठीक है। अब पुट करी है इक्वेशन, आपको पता है इस वाली ये वाली जो वैल्यूज़ आई हैं इसके अंदर पुट कर दिया है, दिखा दिया। अब डिफ्रेंशिएटिंग दिस, इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू W1 और W2 करना। यदि हम विद रिस्पेक्ट टू W1 कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली विद यहाँ पर W1 आएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट FW यहाँ पर क्या आ जाएगा, F'(W1) और ये एज ए कांस्टेंट, तो ये ज़ीरो वैल्यू अप्रोच कर गया। सिमिलरली इसको करेंगे तो W विद रिस्पेक्ट टू यहाँ W1 विद रिस्पेक्ट टू W2, तो ये एज ए कांस्टेंट, ये एज ए कांस्टेंट इधर, तो F'(W2) हो गया। तो हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो W1 F'(W1) W2 इसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। हमने एज्यूम कर लिया K कांस्टेंट के इक्वल है, यहाँ से वैल्यू निकालोगे K/W1, दिस वैल्यू दिस आ गया, ठीक है। आपको पता है यहाँ मैं इंटीग्रेट कर दूँ दोनों साइड तो ये क्या हो जाता है, 1/v किसका होता है, लॉग का होता है फॉर्मूला, तो ये लगा दिया प्लस C कांस्टेंट, ये दिस आ गया। ये हमने W1 और W2 के लिए निकाला है, मान लो जनरल निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। FW किसको अप्रोच करता था, एंट्रोपी को। दोनों किसको बताते हैं, रैंडमनेस को। रैंडमनेस को किस लिए बता रहा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब प्रोबेबल स्टेट। प्रोबेबल स्टेट किसको अप्रोच करती है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को। C0 S की वैल्यू क्या आ गई, K log V या log W, सॉरी। या आपका रिजल्ट बार बार यूज़ होगा, कुछ मिस्टेक्स है उसको ठीक कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से।